अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथ का। वेरिएशंस इसका नाम है और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 की इसमें वो आपसे क्या डिमांड करता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म। तो आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, उसमें कहता है कि आपने रेशो और फ्रैक्शन में उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, यानी ए ओवर बी बटे की फॉर्म में जो आंसर फाइंड किया जाता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। रेशो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। हम रेशो की बात कर लेते हैं कि रेशो किसे कहते हैं। रेशो बेसिकली दो चीज़ों की कंपैरिजन का नाम है। वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, दो नंबर हो सकते हैं, दो थिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी एनीवन। तो मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशो। वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3:4 हो सकता है। ठीक है, अब इसके तीन डिफरेंट वेज होते हैं, 3 डिफरेंट वेज होते हैं रेशो को डिनोट करने के। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है A/B, ये एक इसका तरीका है इसे शो करने का। ठीक है, A/B। और दूसरा होता है A/B, दूसरा नंबर ये है इसका। और तीसरा जो वे है रेशो को डिनोट करने का वो है हमारे पास A/B। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में जो यहाँ पर उसने डिमांड भी किया, तो ये रेशो है A/B, A/B एंड A/B। ये डिफरेंट वेज हैं रेशो को डिनोट करने के। चंद बातें और बता देता हूँ मैं आपको रेशो के बारे में जो कि आपने याद रखनी है, आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो A/B मैंने बात की यहाँ पर, थोड़ा ये मैंने फासले के साथ लिखा। जो पहला यानी कि लेफ़्ट साइड पर नंबर होता है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो राइट साइड पर नंबर होता है इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपने याद रखना है। जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है इसे एंसीडेंट कहते हैं और जो राइट साइड पे नंबर होता है इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। और दूसरी बात ये है कि रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, रेशियो जो है ये बस चीज़ों को कंपेयर करने का नाम है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हम कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट हो सकता है, लेकिन रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इंशाल्लाह आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिया है। यहाँ पर देखें रुपीज़ दिए हुए हैं 750 और दूसरा है 1250। तो इसे हमने क्या करना है, जैसे कि उसने बता भी दिए, हमने A/B की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि रेशो की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में हम सबसे पहले लिखेंगे रेशो ऑफ, ये रुपीज़ हमारे पास कितने हैं 750 टू रुपीज़ 1250। इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है। तो इसे सिंपल हम फिर कैसे लिखेंगे? 750 रेशो का साइन डालना है आपने, ठीक है, और दूसरी अमाउंट आपने लिखनी है 1250। ये आपने तरतीब जहन में रखनी है, जैसे लिखा होगा वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना है। अगर हम 750 राइट साइड पर लिख दें और इसको लेफ़्ट पर लिख दें तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपने सीक्वेंस का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इस नंबर को जहाँ पर दिया होगा वहीं पर लिखना है। तो इसे हमने सिंपल कैंसिल करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो इस तरह से भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीका है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बटे की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में रखकर इसे कैंसिल किया जाए तो ये हमारे लिए इजी रहता है। तो यहाँ पर 0 0 से कैंसिल होगा। इसके बाद हम 5 पर अगर इसे कैंसिल करें तो 5 1 ज़ा 5, तो आगे जाएगा 5 5 ज़ा 15 25 सॉरी। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर दोबारा से हम 5 पे कैंसिल कर सकते हैं इसे, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पर 3/5। अब हमने जो आंसर फाइंड करना था
किस में फाइंड करना था, रेशो की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी क्या बनेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने कंसंट्रेशन के साथ इसे करना है और समझना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आया है 3/5 और रेशो की फॉर्म में हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका 3/5। आई थिंक आपको भी बहुत इजी लगा होगा। बाकी हम पार्ट करते हैं इसका, देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड देखें इसका 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब एक बात और याद रखनी है आपने कि यहाँ पर इनके यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके यूनिट्स को सेम बनाना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने उनको यूनिट्स को सेम बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाते हैं। पहले तो लिख लें एज इट इज़ 415 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। आप जानते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऑफ कोर्स 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है पड़ा, 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर किसके बराबर बनेगा, 3 को आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 300 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 3 मीटर की जगह पर हम लिख देते हैं 300 सेंटीमीटर। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखते हैं और लिख दें यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है 450 सेंटीमीटर और कॉमा डालकर आप इसकी जगह पर 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसके यूनिट्स हैं वो सेम बन चुके हैं। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहला इसका पार्ट किया उसमें भी ऐसे लिखा था, आपने इसको भी वैसे करना है। रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसे ही आपने 450 सेंटीमीटर रेशो का साइन डालना है, 300 ये लिख देना है इस तरह से। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने इसे कैंसिल आउट करना है तो इजीली हो जाएगा हमारे पास। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 से अगर हम कैंसिल करें तो 9 आता है, यहाँ पर 6 आएगा, ये 3 पर कैंसिल हो रहा है तो 3 एंड यहाँ पर 2। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या बचता है, 3/2। तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ चुका है। लेकिन हमने 2 फॉर्म, वो कौन कौन सी हैं, एक तो है फ्रैक्शन फॉर्म और दूसरी है रेशो फॉर्म, उसमें आंसर फाइंड करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी फॉर्म लिखना है। तो ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शन फॉर्म। तो रेशो फॉर्म क्या बनेगी, रेशो फॉर्म इज इक्वल टू 3/2 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें इसका, इसमें उसने दिया हुआ नंबर 4 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम। तो इसमें भी देखें यूनिट सेम नहीं है, इसमें केजी दिया हुआ है और इसमें ग्राम दिया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है जो सबसे छोटा यूनिट होगा आपने नंबर्स को उसी छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा यूनिट है केजी और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट होता है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लें दोबारा से, 2 kg एंड 750 ग्राम। हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम जानते हैं कि जो 1 kg होता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ, शो कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। 1 kg इज़ इक्वल होता है 1000 ग्राम के। अब यहाँ पर 4 kg है, तो 4 kg किसके इक्वल होगा, हम क्या करेंगे 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ग्राम आ जाएगा 4000 ग्राम। क्या बना, 4 kg इज़ इक्वल आ गया हमारे पास 4000 ग्राम। तो क्या कर सकते हैं हम, 4 kg की जगह पर हम 4000 ग्राम लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 kg है, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2000 ग्राम बन जाएगा। और इसके साथ एक और नंबर भी लिखा हुआ है 750 ग्राम। तो इसे आपने 2000 ग्राम में ऐड कर लेना है। तो ये आपकी टोटल एक कम्युलेटिव जो है नंबर बन जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम शो भी कर देते हैं, सिंस जो हमारे पास 1 kg होता है वो होता है 1000 ग्राम के, देन फिर क्या होगा, हम यहाँ पर शिफ्ट भी कर देते हैं नंबर 4 kg की जगह पर 4000 ग्राम, कोमा डाल देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 2 kg। 2 kg किसके इक्वल होगा,
2000 ग्राम के, और 2000 ग्राम में जब हम 750 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2750 ग्राम। अब ये हमारे पास देखें जो यूनिट सेम हो चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल वैसे जैसे हमने पार्ट 1 और 2 किया, इसे भी वैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेशो ऑफ 4000 ग्राम टू 2750 ग्राम। तो हम कैसे सोल्व कर रहे थे पहले, 4000 रेशो 2750, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म लिख देते हैं क्योंकि हमने इसे कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0 0 से कैंसिल हुआ यहाँ पर। इसे मज़ीद सोल्व करें तो ये कट होता है 16 पर और यहाँ पर कट होता है 11 पर। तो हमारा आंसर आता है सिंप्लीफाइड में 16/11। तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गई कि आप मज़ीद खुद से भी कैंसिल करके देख लेना, मैंने पहले कर रखा था। तो आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको जो है समझ भी आ जाएगी कि किस तरह से कैंसिल हुआ है। तो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या है 16/11, और रेशो फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी 16/11, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें इसका, 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड ये दिया हुआ है एक नंबर, और दूसरा है हमारे पास 1 और। तो देखिए इनके तमाम यूनिट्स दोनों के जो हैं डिफरेंट हैं। यहाँ मिनट्स दिए हुए हैं, फिर सेकंड दिए हुए हैं, और फिर और दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटा यूनिट देखते हैं। सबसे छोटा यूनिट है सेकंड। तो हम इन तमाम नंबर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जानते हैं हम क्या जानते हैं, देखें सबसे पहले तो आप एज इट इज़ नीचे उतारें इन नंबर्स को, 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, 1 और। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट इज़ इक्वल होता है हमारे पास 60 सेकेंड के, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ 27 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे 27 मिनट्स वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 27 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आता है 1620 सेकेंड। अब यहाँ पर इसके साथ 30 सेकेंड भी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है इसमें 30 को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1650 सेकेंड। ये हमारे पास जो नंबर है ये पूरा नंबर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा 1 और। अब 1 और हम जानते हैं कि 1 घंटे में जो है 60 मिनट्स होते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 60 सेकंड होते हैं। तो आप सिंपली क्या करें 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 और आ जाएगा। तो 1 और किसके बराबर होगा 60 मल्टीप्लाई 60, तो 3600 ये सेकंड हमारे पास बन चुके हैं कि 1 और जो है वो इसके बराबर होता है। अब क्या करेंगे 1 और की जगह पर ये शिफ्ट कर देंगे और जो है 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड की जगह पर ये नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 1650 सेकंड, कॉमा डाल देना और आगे लिखेंगे 3600 सेकेंड। अब ये देखें इनके यूनिट सेम हो चुके हैं, बिल्कुल पिछले पार्ट्स की जगह जो हमने किए हैं बिल्कुल वैसे बन चुका है। ये आप ट्राई करेंगे आगे, ठीक है। सिंप्लीफाई आप आई थिंक कर सकते हैं, इसे बहुत इजी हो चुका है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने किया है, आपसे हुआ है कि नहीं, ये लाजमी बताइएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, इसका बहुत इजी था लेकिन मैंने समझा कि आपके लिए कर देता हूँ। 75 डिग्री और 225 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसे एज इट इज़ दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसे, बिल्कुल वैसे करना है। लिखेंगे रेशो ऑफ 75 डिग्री एंड टू 225 डिग्री। तो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे इसे इस तरह से,
और इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? ये 5 पर अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ आता है 15, इसे 5 पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45, दोबारा से इसे कैंसिल करें तो 3 आता है, फिर आएगा 9 क्योंकि ये 5 पर हमने डिवाइड किया है, फिर 3 पर जाता है और हमारे पास जो सिंपल आंसर आ रहा है वो है 1/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनी फिर हमारे पास? यही फ्रैक्शन फॉर्म है 1/3 और हमारे पास जो रेशो फॉर्म बनेगी वो है हमारे पास 1/3 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो ऑफ, इसमें 2 पार्ट्स इसने बना दिए और इसे हमने फाइंड करना है। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है बॉयज़ टू गर्ल्स यानी कि बॉयज़ रेशो गर्ल्स। अब इसमें हमने डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं, ठीक है। इस 60 में से 25 वो गर्ल्स हैं और जो रिमेनिंग बचते हैं वो बॉयज़ हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट शो भी कर दिया है कि ये सबसे पहले मैं जो है फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं ये वाला फाइंड करूँगा। तो फर्स्ट क्या है इसमें? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो पहले तो हम डाटा मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 60। अब इसमें से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो कितने होंगे, क्योंकि हम बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी तो पता होने चाहिए। नंबर ऑफ़ बॉयज़ वो कैसे पता चलेंगे? 60। अब हमारे पास बॉयज़ की यहाँ पर जो है नंबरिंग एज इट इज़ नहीं बताई हुई, उसने हमारे पास 25 गर्ल्स बताई हुई हैं। तो हम 60 में से अगर 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे 35 वो क्या होंगे? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ कि 35 बॉयज़ हैं और जो है 25 वो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक बात याद रखिएगा, सीक्वेंस का आपने ख़ास क्या रखना है। पहले नंबर पे क्या है? बॉयज़ है, तो आपने सबसे पहले बॉयज़ का नंबर लिखना है। बॉयज़ कितने हैं? 35 है। उसके बाद है टोटल स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपने टोटल स्टूडेंट्स जो कि 60 हैं वो लिखने हैं। ये नहीं करना कि आप 60 यहाँ लिख दें और 35 यहाँ लिख दें, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे लिख कर कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसे 5 पर कट करें तो हमारे पास आता है 7 और यहाँ आएगा 5 1 ज़ा 5, एक आगे जाएगा तो 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो है 7/12। लेकिन हमने रेशो की फॉर्म में आंसर को फाइंड करना है। ये देखें, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो रेशो हमारे पास आई है 7/12। अब हम फाइंड करते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स, इसकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट फाइंड कर रहे हैं बॉयज़ टू गर्ल्स का। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि वो कितने थे, और पहले भी मैंने मेंशन किए फर्स्ट पार्ट में इसके। तो 60 में से जब हम 25 गर्ल्स को माइनस कर लेते हैं तो 35 बॉयज़ बचते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दी थी उसने, वो हमें पता है कि वो 25 हैं। तो हम रेशो फाइंड कर रहे हैं बॉयज़ टू गर्ल्स यानी कि बॉयज़ रेशो गर्ल्स। तो सबसे पहले बॉयज़ का नंबर लिखा जाएगा जो कि 35 है, रेशो डालनी है आपने, और यहाँ पर गर्ल्स हैं हमारे पास 25। यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा कि रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, जैसे मैं पहले लिखता आया हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, कट करेंगे 35/12, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर कट करते हैं। 5 7s आर 35 एंड 5 5 25। तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आया 7/5, लेकिन हमने रेशो की फॉर्म में आंसर को फाइंड करना है तो वो बनता है 7/5 और ये हमारा आंसर है। एक हमारे पास आंसर आया 7/5 और दूसरा हमने फाइंड किया था 7/12।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसमें, इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y फाइंड द रेशो x रेशो y। हमने x रेशो y का आंसर फाइंड करना है और ये हमें डाटा गिवन है, देख सकते हैं। हमने क्या करना है, इसे एज इट इज़ सबसे पहले नीचे उतारना है। 3 इंटू 4x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y। 3 को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, 12x माइनस 15y इज़ इक्वल टू x माइनस 7y। हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर रख लेना है और y को एक साइड पर। तो 12x को इधर ही रहने दें और यहाँ से प्लस 2x यहाँ कर आकर माइनस 2x बन जाएगा और यहाँ से माइनस 7y ऑलरेडी मौजूद है, माइनस 15y यहाँ आकर प्लस 15y बन जाएगा। यहाँ से माइनस करें तो 10x बनता है और यहाँ से माइनस करें तो 8y प्लस का बनता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए x रेशो y की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर x मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पर x ओवर y बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखें अगर मैं बोथ साइड्स पर y के साथ डिवाइड कर दूं तो राइट साइड पर y भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x ओवर y भी बन जाएगा। उसके साथ साथ देखें तो 10 भी मौजूद है, तो 10 भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10y। कैसे, अभी देखते हैं आप कैसे करता हूँ मैं। 10x ओवर 10y, देखिए मैंने 10y के साथ डिवाइड करना है तो 10x ऑलरेडी मौजूद है 10y के साथ। लेफ़्ट साइड पर भी मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 10y के साथ। अभी आप देखेंगे कि क्या करना चाहता था मैं, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x ओवर y। देखिए मैं यही बनाना चाह रहा था कि मेरे पास लेफ़्ट साइड पर ओनली ऑन x ओवर y बन जाए, तो ये बन चुका है। यहाँ पर कैंसिल करते हैं, क्या बचता है, y से कैंसिल हो गया, ये 2 पर जाता है 4 और ये आया 5, तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास बचा है 4 ओवर 5। हमें आंसर किस में चाहिए, x रेशो y में चाहिए। तो ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ x रेशो y और इसे भी रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4:5 और ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों बिल्कुल सेम है, ये आप समझ लें। आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया है, तो आप ये देखें इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। ये क्या है, ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल है हमारे पास 3:4 के। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें रेशो की फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2p + 5 ओवर 3p + 4 इज़ इक्वल टू, इसे भी रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3/4 बन जाएगा। अब इसे हम मज़ीद कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 को इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड जो है ना फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं 4 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 × 2p + 5 इज़ इक्वल टू 3 × 3p + 4। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने क्या करना है, 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें बनेगा 8p + 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, 3 को 3p से मल्टीप्लाई करें तो 9p + 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास p वाली वैल्यू है उसे एक साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसे एक साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8p है और यहाँ पर 9p है। अगर 9p को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो माइनस में आंसर आएगा
फिर हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, 8p को वहाँ लेकर जाता हूँ और 12 को यहाँ पर लेकर आता हूँ लेफ्ट पर। ये आ गया 20 जो कि ऑलरेडी मौजूद है, 12 प्लस का यहाँ पर आकर -12 बन जाएगा, और 9p जो कि राइट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ से 8p जब यहाँ आएगा तो माइनस का 8p बन जाएगा। यहाँ देखें तो 20 -12 करते हैं तो 8 आंसर आता है, और 9p -8p करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव p का आंसर आ गया 8, और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी p की। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है दोनों, आप ये इजीली समझ लें और आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर सकेंगे। देखें, 2 numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, अगर 9 जो है ईच नंबर में ऐड करें तो वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो हम एक न्यू रेशो हासिल करेंगे जो कि होगी 8:11। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स जिसमें हमने फाइंड करने हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए आपकी इसमें। हम जो है लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी। वो कौन से नंबर है? 5x एंड 8x। अब 5x और 8x कैसे लिया मैंने? अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर 5 और 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम 9 को इन दोनों नंबर्स में 1 बाय 1 ऐड करेंगे। ये क्यों किया? आप अच्छे से जानते हैं, जो चीज़ लेट की जाती है उसे लास्ट में फाइंड भी किया जाता है। अगर हम फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन अनकम्प्लीट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेट कर रहे हैं 5x और 8x को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं इसमें कि 9 जो है ईच नंबर में ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, हम क्या करते हैं 5x में ऐड कर देते हैं 9 को, और यहाँ पर रेशो डाल दी आपने, क्योंकि ये रेशो का साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद है 8, और 8x में भी हम 9 को ऐड कर देते हैं। इसके बाद उसने लिखा यहाँ पर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली रेशो के इक्वल। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक 2 नंबर्स वाली रेशो मौजूद थी 5:8। इसको हमने दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 बाय 1 इसमें 9 को ऐड किया, उसके बाद हमारे पास एक न्यू रेशो हासिल हुई जो कि है 8:11। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह बन चुका है। ये मैं मज़ीद सोल्व कर देता हूँ इसे। देखिए, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 5x + 9 ओवर 8x + 9 इज़ इक्वल की साइड पर भी हम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 5x + 9 के साथ, और यहाँ से 8 जो है इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x + 9। अब हमने करना क्या है कि इस 11 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ से 8 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एक x का आंसर आएगा सिंप्लीफाई होकर। देखिए, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11 5 55x + 11 9 99 इज इक्वल 8 × 8 करें तो 64 बनता है, और x भी साथ मौजूद है, प्लस 8 × 9 72 होता है। अब हमने करना क्या है कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर रख लेना है, और कांस्टेंट जो हमारे पास नंबर्स हैं इसे एक साइड पर रख लेना है। x वाली यहाँ पर बड़ी है, तो अगर मैं इसे लेफ़्ट पर शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा। तो क्यों ना मैं ऐसे करता हूँ कि कांस्टेंट को, ये छोटी वैल्यू इसे लेफ़्ट पर ले आता हूँ और x वाली वैल्यू को राइट साइड पर लेकर जाता हूँ, तो इससे मेरा आंसर ठीक आएगा, क्योंकि जो है स्टेप का एक इजाफा नहीं होगा, फिर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो समथिंग इस तरह से। हम क्या करते हैं, 99 माइनस कर देते हैं 72 जो कि राइट साइड से आया है, और यहाँ से 64 ऑलरेडी मौजूद है x का, और यहाँ से 55x यहाँ आकर माइनस का 55x बन जाता है। 99 - 72 कितना होता है हमारे पास? 27, और यहाँ से देखें तो 64x - 55x, ये हमारे पास बचता है 9x। x का आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं तो x को हम क्या करते हैं,
राइट साइड पर रखते हैं और यहाँ से 27 9 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 3। ये हमारे पास x का आंसर 3 आ गया। अब हमने क्या करना था, यहाँ पर नंबर्स को फाइंड करना था, और हमने कौन से नंबर्स को लेट किया था, 5x और 8x। हमारे पास x का आंसर आया है 3, तो 1 बाय 1 इनमें हम 3 को पुट करते हैं तो हमारे नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर्स आर, हमारे पास नंबर्स कौन से थे, वो नंबर्स थे हमारे पास 5x एंड 8x। ठीक है, अब चूंकि हमने x का आंसर फाइंड किया यहाँ पर, तो हम लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल 5x की जगह पर 3 पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 15 आता है। एक नंबर तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है 8x, x की जगह पर 3 पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है 24, और दूसरा नंबर ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर फाइनली लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन से हैं, 15 एंड 24, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ प्रोपोर्शन का, क्योंकि आगे यही यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, प्रोपोर्शन सेज दैट टू रेशोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो रेशोज जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक रेशो है a रेशो b, और एक रेशो है हमारे पास c रेशो d। अब प्रोपोर्शन जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक दो रेशोज, एक रेशो ये हो गई और एक रेशो ये हो गई, ये क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब यहाँ पर आपको दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, देखें, एक इस एंड पर नंबर नज़र आ रहा है आपको, और एक इस एंड पर नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पर a है और यहाँ पर d है, तो कुछ भी हो सकता है नंबर यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, जो एंड पर नंबर्स होते हैं, और जो दरमियान में नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं मीन्स। इसे क्या कहते हैं, मीन्स। और जो लास्ट में नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं एक्सट्रीम्स। अब इस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में है, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, c/d। आप क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखें, a को d के साथ मल्टीप्लाई करें, b को c के साथ, तो ये बनेगा AD इज इक्वल टू BC। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सट्रीम नंबर्स हैं। देखें, AD मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम्स कहा था, ये इकट्ठा लिख दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से BC मैंने कहा था कि ये मीन्स हैं, तो मैंने इनको भी इकट्ठा लिख दिया। आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a रेशो b, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। इस तरह से 4 डॉट्स लगा देते हैं, और c रेशो d यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, या तो आप इस फॉर्म में लिख दें और या तो आप इस फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। अब इसका फार्मूला भी होता है प्रोपोर्शन का। फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उर्दू में क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स को कहते हैं तरफैन और मीन्स को कहते हैं वस्तैन। उर्दू में लिखा जाता है कि वस्तैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू तरफैन का हासिल ज़रब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। इसमें हमने 8 kg मैंगोज की कॉस्ट को फाइंड करना है। इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज़। कहता है कि 5 किलोग्राम जो मैंगोज़ हैं उसकी कीमत है 250 रुपये, और जो 8 kg है उसकी कीमत आपने यानी कि प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपल हमने इसमें करना क्या है कि हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट रुपीज़ x
एक्स यहाँ पर हम प्राइस को यानी कि शो कर रहा है कि 8 kg की जो प्राइस है या कॉस्ट है वो एक्स है, ये हमने लेट की है। बी द कॉस्ट, यहाँ पर पूरा मेंशन कर देता हूँ मैं, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, ये हमने क्या किया है, लेट कर लिया ताकि आपको जो है आसानी हो और एग्जामिनर को भी आसानी हो समझने में कि हमने क्या किया इसमें। लेट रुपीज़ एक्स बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, ये हमने चूंकि फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वेट ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मैंगोज। अब देखें यहाँ पर वेट ऑफ मैंगोज, दो इसने वेट बताए हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक इसने बताया हुआ है कि 8 kg और दूसरा वेट इसने बताया हुआ है 5 kg। वेट क्यों लिया, क्योंकि ये वेट में होते हैं जो मैंगोज उसने बताए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसने, 8 kg। अब यहाँ पर लिखे 8, रेशो डाल दें, उसके बाद दूसरा वेट क्या है हमारे पास 5 kg, तो लिखें 5 इज इक्वल का साइन डालें, प्राइस ऑफ मैंगोज। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान से रखनी है, पहले 8 का जिक्र आया है यानी कि 8 kg मैंगोज का जिक्र आया तो आप सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद 5 kg का जिक्र आया तो आप 5 लिखेंगे दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर देखें प्राइस लिखते वक्त भी आपने एक बात ख्याल रखनी है, 8 kg की सबसे पहले प्राइस लिखनी है। 8 kg की प्राइस नहीं दी हुई तो वो हमने लेट की थी, वो क्या है, एक्स। उसके बाद प्राइस ऑफ मैंगोज में दूसरी जो है 5 kg की प्राइस दी हुई है वो है 250। आपने यहाँ पर क्या करना है, रेशो डालना है और 250 लिख देना है। देखिए 8 kg मैंगोज की प्राइस एक्स है यानी कि अननोन है, और यहाँ से 5 kg मैंगोज की प्राइस 250 है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये किस तरह सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। अब हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या एक्सट्रीम्स, जो मर्जी लिख ले सबसे पहले, और इज इक्वल के दूसरी साइड पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कौन से होते हैं, जो अंदर वाले नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। 5 और x ये हमारे पास मीन्स हैं, तो इसका हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5x बन जाएगा, इज इक्वल का साइन डालें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 8 मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा हमारे पास, एक्सट्रीम्स हैं ये। तो ये हमने लिखा 5x इज इक्वल टू 8 को जब हम 250 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2000। हमने यहाँ पर x की कीमत फाइंड करनी है क्योंकि x को हमने यहाँ पर क्या किया था, लेट किया था, और जो चीज़ लेट की जाती है उसे लास्ट में फाइंड भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास x यहाँ पर लेफ्ट पे रखा, 2000 लिखा, उसके बाद 5 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। जब हम 5 को इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 400। तो x का आंसर कितना आया, 400। अब इससे पता क्या चलता है हमें कि 8 kg मैंगोज की कीमत कितनी है, 400। आपको पता चल चुका होगा, हमने फाइंड भी यही करना था कि कॉस्ट 8 kg मैंगोज की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, और जो कि हमने फाइंड कर लिया। आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि अ प्राइस ऑफ 8 kg मैंगोज इज ₹400, और ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ a/b is equal to 7/6, find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a। आपको एक उसने डाटा दे दिया है कि a/b इज इक्वल है 7/6 के, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे लिख लेता हूँ, a/b इज इक्वल है 7/6 के। इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब a/b इज इक्वल टू 7/6। यह मैंने डाटा की बना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसे नीचे उतार लें, हम लिखते हैं यहाँ पर नाउ 3a plus 5b रेशो 7b minus 5a। या एज इट इज़ मैंने क्या किया, नीचे लिख लिया। इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 3a plus 5b over 7b minus
5a। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है a ओवर b की वैल्यू दी हुई है 7/6। अब अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर a ओवर b बनाऊँ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो मैं 7/6 वहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास आगे जो है इसकी वैल्यू आ सकती है। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस ऊपर वाली यानी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को भी b के साथ डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी b के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास a ओवर b बन सकता है। किस तरह से बन सकता है आप देखते जाइए साथ के साथ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो देखिए इसे मैं b के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं डिवाइडिंग बाय b। अब करता क्या है, यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3a प्लस 5b ओवर b, ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ भी b से मैंने डिवाइड कर दिया b को, और 7b माइनस 5a को भी b के साथ डिवाइड कर दिया। अब मकसद क्या था करने का, देखते जाएं। अब 3a ओवर b को अलग कर लेता हूँ, प्लस लिख के 5b ओवर b को अलग कर लेता हूँ, और नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो देखें क्या बनता है हमारे पास, चलें साइड पर ही लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको इसके साथ साथ पता चलता जाए। 3a ओवर b को अलग कर लूँ मैं, 3a ओवर b को अलग कर लिया, प्लस लिखें, और यहाँ से 5 इंटू b ओवर b को भी अलग कर लिया। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 इंटू b ओवर b को अलग कर लिया, माइनस का साइन लगाएं, 5 इंटू a ओवर b को भी अलग कर लिया। अब यहाँ से देखें तो b b के साथ कैंसिल, यहाँ से भी b b के साथ कैंसिल, a ओवर b बन चुका है, यहाँ पर भी a ओवर b बन चुका है, और हमारे पास वैल्यू भी a ओवर b की मौजूद है जो कि है 7/6। और यही मैं करना चाह रहा था कि यहाँ पर मैं पुट करूँगा और हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू a ओवर b प्लस यहाँ पर 1 1 बचता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही लिखा जाएगा, ओवर 3 यहाँ पर भी 7 बचेगा, माइनस 5 इंटू a ओवर b। अब हमने जस्ट करना क्या है, पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a ओवर b। इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ a ओवर b, 3 इंटू a ओवर b की वैल्यू 7/6 है, प्लस 5 सॉरी ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता, 7 माइनस 5 इंटू 7/6। यहाँ से देखें कुछ वैल्यू अगर कट होती है तो हम कट कर लेते हैं। 3 जो है इस पर डिवाइड हो सकता है, 2 आएगा, और यहाँ से देखें तो यहाँ बचेगा 7/2, ये बचा प्लस 5 ओवर यहाँ से 7 माइनस, यहाँ से कोई वैल्यू कट नहीं होती तो आप जस्ट क्या करेंगे 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 35 आएगा ओवर 6। अब हमने इसका करना क्या है, इसका एलसीएम लेंगे सिंपली, और जो है हमारा आंसर निकलता आएगा। किस तरह से निकलेगा, ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास ये तो हम लगा दिया, इसका बटा ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आएगा 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आया, अब 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1 आता है। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ ही रहेगी वैल्यू जो कि 7 है, प्लस अब यहाँ पर इसका जो है डिनोमिनेटर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है। अब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लें, नीचे आएगा आपके पास 6, यहाँ पर 1 है तो 6 को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6 ही आएगा। 6 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि है 7, 7 6 42 माइनस, अब यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 एज इट इज़ लिखी जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस कर लेते हैं। देखें 7 प्लस 10 वो होता है 17/2, और यहाँ से देखें 42 माइनस 35 ये बनेगा हमारे पास 7/6। अब यहाँ पर बटे का बटा दिया हुआ है यानी कि 7/2 ओवर 7/6। कैसे लिख सकता हूँ, बहुत ईजी है, 17/2 लिखा, हम
एज इट इज़ देखें, डिवाइड का ये डिवाइड, इसे डिवीजन कहते हैं, तो मैंने डिवीजन का साइन डाल दिया ताकि आपको समझ आए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 7/6। अब देखें, आप जानते हैं अच्छे से कि जो जब हम डिवीजन का साइन ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई इसमें आता है, मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो यहाँ वाली वैल्यू जो होती है वो उलट जाती है। कैसे देखें, 17/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। और यहाँ से देखें कोई नंबर्स अगर कट होता है तो 2 3 6 होता है, और 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि और कोई भी वैल्यू कट नहीं होती। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें 51/7। और इसे हम अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें, चूँकि हमारे पास यही सिंप्लीफाइड आंसर आया है तो हम लिखना चाह रहे हैं रेशो की फॉर्म में। ये हमारा आंसर आया किसका है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसे आप नीचे उतार लें एज इट इज़। सबसे पहले इसकी वैल्यू आई है 3, इससे पहले हम लिख लेते हैं 5b रेशो 7b माइनस 5a इस इक्वल का साइन डाल लेना, और यहाँ पर 51/7 इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ये वाली, और ये हमने फाइंड करनी थी जो कि फाइंड कर ली, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है और इसमें हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जैसे कि 4x है और आगे 2 पार्ट्स की भी हम फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम 4x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास ये डाटा गिवन है, हम लिखेंगे हेयर हमारे पास है जी 24/7 इज इक्वल टू 6/x। हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है, तो 24 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से 6 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा 42। अब हमें आंसर चाहिए 4x का, सिर्फ x का नहीं चाहिए, 4x का चाहिए। कैसे करेंगे, अब 20x वाली वैल्यू के साथ x के साथ जो भी वैल्यू गिवन है उसे हमने देखना है, आगे वाली वैल्यू के साथ हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे वैल्यू के साथ, ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं कि हमारे पास 4 बच जाए यहाँ पर। तो किसके साथ डिवाइड करना चाहिए, अगर मैं 6 के साथ डिवाइड करूँ तो 6 4 24 होता है, आपको अच्छे से पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाय 6। बोथ साइड्स पर मैं 6 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। 24x/6 इज इक्वल टू 42/6। अब 6 को इसके साथ मैं कैंसिल करता हूँ तो 4 बचता है और x भी साथ मौजूद है, और हमें भी 4x का आंसर चाहिए। यहाँ से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 आता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4x का हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है, वो है 7, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 7। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें कहता है इफ़ 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है ay की। बिल्कुल वैसा ही करना है आपने, इसमें भी सबसे पहले लिख लें 5a/3x एज इट इज़, नीचे उतार लें इसे भी 15b/y। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसमें। तो 5a को y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5ay इज इक्वल 15b को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 45bx। तो हमने किसका आंसर फाइंड करना है, ay का। ay आप लेफ़्ट पर रखें, 5 ये हमारे पास क्या है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 45bx/5, जो कि यहाँ आकर डिवाइड हुआ। तो 5 को इस पर हम कैंसिल करते हैं तो आंसर आता है 9, और इसके साथ bx भी मौजूद है। तो फाइनली ay का आंसर हमारे पास आ चुका है 9bx, और ये आप तो यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं कि ay का आंसर आया हमारे पास 9bx। थर्ड पार्ट देखें, इफ़ 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m, देन आपने फाइंड करना है 5q की वैल्यू को। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हियर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m।
हमने बिल्कुल वैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5m यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9pq के साथ मल्टीप्लाई होगा 5m इज इक्वल 12m इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18p मल्टीप्लाई 2lm। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है वो देख लें, 5q की। अब अगर मैं लेफ़्ट पर 5 और यहाँ से q को लेफ़्ट पर रख लेता हूँ, ये रख लिया मैंने 5q को, बाकी जो इजाफी वैल्यूज़ हैं उसे मैं राइट साइड पर जाकर डिवाइड कर देता हूँ। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारे पास 9p और m, इसे मैं राइट साइड पर लेकर जाता हूँ जो कि यहाँ आकर डिवाइड होंगी। 18 को पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, जो बनता है 36, ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास PLM। इसे भी इकट्ठा कर लें और यहाँ से जो डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, 9p और m, ये है 9p और m। ये हमारे पास p से कैंसिल हुआ, 9 ये इसके साथ डिवाइड होता है तो हमारे पास कितना बचेगा 4, और यहाँ से m से कैंसिल हो गया, तो 5q की वैल्यू जो फाइनली हमारे पास आ रही है वो है 4, और यहाँ से बचेगा l, ये आ गया l। 5q की वैल्यू कितनी आ गई, 4l। तो आप यहाँ पर पुट भी कर दें कि 5q इज इक्वल आया 4l के, और हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें इसके 5 पार्ट्स हैं, जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपके लिए ट्राई कर देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। इसमें इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी लिया, देखें फाइंड x, इसमें x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है आपने इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, 3x - 2/4, और ये प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है आपको 2x + 3/7। तो प्रोपोर्शन वाला फार्मूला मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वही फार्मूला इसमें लगना है। तो सबसे पहले आप इसे एज इट इज़ नीचे उतार लें, 3x - 2/4 प्रोपोर्शन है जी 2x + 3/7। तो इसमें हम फार्मूला लिख लेते हैं, कौन सा वाला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स कौन सी हैं, लास्ट वाली वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स की होती हैं। यहाँ से हमारे पास 3x - 2 है और यहाँ से 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 2 के साथ, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका। इज इक्वल के दूसरी साइड पर देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरमियान वाली होती हैं, यानी वस्तैन वाली, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 वाली वैल्यू के साथ। अब जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन्हें, 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 21x - 14 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2x 8x बनेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। x वाली एक साइड पर कर लें शिफ्ट, 21x - 8x बन जाएगा यहाँ आकर, ये 12 प्लस का और ये माइनस का वहाँ जाकर +14 बन जाएगा। यहाँ से देखें 21x - 8x बनता है हमारे पास, क्या बचेगा 13x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ हैं तो ये ऐड होकर 26 बन जाएंगी। हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पर रखें 26, ये 13 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आता है फाइनली 2। ये आ गया हमारे पास x का आंसर। पार्ट नंबर 3 देखिए, इसका पार्ट नंबर 2 और 3 दोनों सेम है, इसलिए मैंने आपके लिए इसका 3rd पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया। ये हमारे पास x - 3/2/5 और x - 1 प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है, x - 1/3/4/x + 4 एज इट इज नीचे उतारा। उसके बाद क्योंकि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, वही जो हमने पार्ट फर्स्ट में अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये आगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, x - 3/2 ये लिख लिया हमने, और ये प्रोडक्ट हम ले रहे हैं चूँकि, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक्सट्रीम वाली वैल्यू है 4/x + 4, इक्वल का साइन डालें यहाँ पर, मीन्स वाली वैल्यूज़ 1 यानी कि वस्तैन 5/x - 1 मल्टीप्लाई x - 1/3। यहाँ से जो वैल्यूज़ कट होती हैं उन्हें आप कट कर लें, यहाँ से 2 2 = 4 और कोई वैल्यू कट नहीं होती, तो दूसरी साइड पर देखते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट हो गई हमारे पास x - 1 वाली, यहाँ पर 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x - 3
ओवर एक्स प्लस 4 इक्वल के दूसरी साइड पर देखें तो 5/3 बचता है। अब ये मज़ीद क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ही हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। देखें ये 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा 5 नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो 3 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करें 3 ये ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ से इक्वल का साइन डालें तो 5 इंटू एक्स प्लस 4। ये 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, ये हमारे पास आ गया 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, 6 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को इस ब्रैकेट के साथ। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 18 और यहाँ से देखें 5x प्लस 20 बनेगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x वाली एक साइड पर लिख लेते हैं और कांस्टेंट एक साइड पर, तो 6x यहाँ से ये प्लस का आकर यहाँ माइनस का 5x बन जाएगा और यहाँ पर 20 ऑलरेडी मौजूद है प्लस का, यहाँ से 18 वहाँ जाकर प्लस का 18 बन जाएगा। यहाँ से देखें 6x माइनस 5x इक्वल होता है 1x के, तो हमारे पास 20 प्लस 18 कितना होगा 38 और हमने यही x का आंसर ही फाइंड करना था, तो आ चुका है 38। पार्ट नंबर 4 देखिए, इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 वो बिल्कुल पार्ट 1 और 3 4 ये इन तमाम की तरह है, तो बहुत ईजी है पार्ट नंबर इसका 5। तो 4 मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था आपके लिए, मैंने कहा चलो इसे हम ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या है पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स प्रोपोर्शन का साइन है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं वही। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले आप नीचे भी इसे एज इट इज़ उतार लीजिएगा, मैं नहीं उतारा अभी। आप लाजमी जो पूरा मेथड होता है इसका वो अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दूसरी साइड पर आ जाएगा। अब इसमें एक्सट्रीम्स और मीन्स वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये एक्सट्रीम्स वाली वैल्यूज़ हैं। इसे हमने लिख लिया यहाँ पर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ब्रैकेट्स में लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इज इक्वल का साइन एक्स मल्टीप्लाई ये वैल्यू, चूँकि हम मीन्स वाली लिख रहे हैं तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, इसे आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं ताकि अलग अलग पता चले हमें। अब हमने करना क्या है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, x को राइट पर ही लिखते हैं, रखा रहने देते हैं, और ये जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बड़े के नीचे क्या है 1 है, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को हम इधर ही रहने देते हैं, ये देखें मैंने x लिख लिया और यहाँ से हम लिखते हैं पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर ब्रैकेट डाल दें और यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर, और यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी ये नीचे है तो ये यहाँ आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, और ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये इक्वल का साइन डाल दीजिएगा। और यहाँ से हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद, इसका फार्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आई थिंक आपको पता होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसे देखते हुए आप इसे भी ओपन कर सकते हैं, तो देखें कैसे ओपन करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर इंटू पी प्लस क्यू ओवर, इसका फार्मूला ओपन करें इसे देखते हुए, तो क्या करेंगे, पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर, आगे है प्लस का साइन पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल, दूसरी साइड पर हमारे पास x है। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ कट होती हैं आपस में। ये हमारे पास है, यहाँ से देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ कट हुई क्योंकि ये दोनों सेम है, और यहाँ से देखें p माइनस क्यू इसकी पावर 1 है और इसकी पावर p माइनस क्यू वाली की 2 है, तो एक पावर जो है इसमें से कट होगी तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी।
तो हमारे पास x का आंसर क्या आने वाला है, ये हमारे पास रहा x। तो दूसरी साइड पर यहाँ एक बची वैल्यू p माइनस क्यू की और एक बची ये वाली p प्लस क्यू की। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसे एक सिंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी और ये हमारा आंसर भी आ चुका है एक्स का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैंने कंप्लीट की है। बाकी आप करेंगे क्या, आपने प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तो आपके लिए ये मुश्किल ही रहेंगे क्वेश्चंस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।